मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल के कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बात करना चाहूँगा आपकी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी विषय हिंदी पाठ 6 अशोक का शस्त्र त्याग। इस पाठ के माध्यम से अशोक के बारे में जान पाएंगे। जब अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वो युद्ध पर युद्ध जब करते जा रहे थे तो अंतिम एक क्षण ऐसा भी आया जब उन्हें इस युद्ध से विरक्ति हुई और उन्होंने अपने शस्त्र को त्याग करने का निर्णय लिया। अशोक के संक्षिप्त परिचय के रूप में अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था। अशोक का देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से उल्लेख किया जाता है। उसके समय मौर्य राज उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ में मगधकालीन युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, जिसमें सम्राट अशोक जैसे विजयोन्मत्त और निर्दयी व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार किया। इसमें भारतीय वीरांगनाओं के दृढ़ संकल्प, साहस एवं मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग की भावना का परिचय मिलता है। साथ ही इससे यह सत्य भी उजागर होता है कि हिंसा के द्वारा राज जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत पाठ एकांकी नाटक के रूप में यहाँ पर दर्ज है और पाठ को हम सब पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अशोक का जो शस्त्र त्याग का जो अपने जीवन का जो अंतिम निर्णय था वह किस परिदृश्य में घटित हुआ था। अशोक का शस्त्र त्याग नाटक अंकित है। उसमें जो दृश्य है, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। यह दृश्य है। उसके बाद अशोक स्वतः बोलते हैं, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? उसी समय द्वारपाल आता है और सिर झुकाकर बोलता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक कहते हैं, आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक पुनः बोलते हैं, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से बोलता है, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, फिर भी किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर बोलते हैं, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हैं। बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। और हाथ से जाने का संकेत करते हैं। अब दृश्य बदलता है। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है और सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं।
उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक के भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा कहती है आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः बोलता है, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। उसके बाद प्रकट स्वरूप में कहता है, सैनिकों स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहां है अशोक? कहां है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूं। अशोक कहते हैं, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो। मैं अपने बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा फिर कहती है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक कहते हैं, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। और तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहती है, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से बोलते हैं, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें को फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर कहती है, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नतमस्तक है। काट लीजिए सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। उसके बाद तीसरा दृश्य आपके सामने है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक भी बोलते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षु फिर, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक दोहराते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं,
अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक दोहराते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक दोहराते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और एक साथ अशोक के साथ सभी खड़े वह दोहराते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और इस तरह से इस नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस नाटक के दृश्य को पढ़ा। इसमें मगध कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। सम्राट अशोक जैसे विजयोन्मुख सिर्फ विजय के लिए उन्मुक्त थे, विजय पाने के जिजीविषा में रहते थे और बहुत ही निर्दयी व्यक्ति, क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी सम्राट जब साम्राज्य का विस्तार करता है तो लाखों लोगों का सिर कलम करता है और रक्त बहाता है। उसके मन में करुणा नहीं होती है, दया नहीं होती है। लेकिन इस युद्ध के क्रम में अशोक के मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार होता है। और क्यों? उसी समय भारतीय वीरांगनाओं, जो भारतीय स्त्रियां दृढ़ संकल्प और साहस से मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग की भावना का भी एक दृश्य उत्पन्न होता है। और यह हमारी भारतीय स्त्री का एक परिचय का एक दृश्य था। साथ ही इससे यह सत्य भी उजागर होता है, हिंसा के द्वारा राज जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इस एकांकी नाटक को आप पुनः दोहराएं और महसूस करें। और इसका जो उद्देश्य है इस पाठ के माध्यम से कि व्यक्ति को शांति, प्यार, करुणा और मातृभूमि के प्रति स्नेह के साथ जीवन यापन करना चाहिए। साम्राज्य विस्तार के मदहोशी में रोगों का कत्लेआम, रक्त बहाना यह न्यायोचित नहीं होता है। और यदि ऐसा कोई करता है तो हर देशभक्त, हर देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए, चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो, आगे आएं और अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को दोहराएंगे और इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ दोबारा अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।